तो घटना ये है कि कल मक्का में, ये ध्यान देने वाली बात है कि मक्का में 3 जो हैं सुन्नी मुसलमान देश, सुन्नी बहुल देश, पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की, ये तीनों एकत्रित हुए और तीनों ने एक रक्षा समझौता पर हस्ताक्षर किया। हस्ताक्षर करते समय जो दृश्य है वो देखने योग्य है। हर एक के टेबल के पास एक एक महिला आती है और वो जो है वो संधि पत्र जो भी होगा वो देती है, और वो महिला बुर्के में नहीं है, उसका चेहरा दिख रहा है, जैसे अभी सामने दीदी बैठी है। बस ये है कि वो ऊपर से जैसे होता है ना, ये गला वाला थोड़ा रखा हुआ है। इससे मुझे बहुत कुछ ध्यान आ रहा है कि सऊदी अरब में बुर्के को वैकल्पिक कर दिया या कहीं अपनी इच्छा पर छोड़ दिया। अब कोई उस पर बलात् नहीं है कि तुमको पहनना ही है। और एक जो महरम और महरम पता नहीं क्या होता है, जिसकी आवश्यकता होती है कि कोई स्त्री जो है या औरत कहिए इस्लामिक भाषा में, वो घर से बाहर अपने पिता या भाई या ऐसे ही किसी व्यक्ति को छोड़ के किसी तीसरे मर्द के साथ घर से बाहर नहीं जा सकती या उसके बिना नहीं जा सकती। वो भी प्रतिबंध था, वो हटा दिया सऊदी अरब ने। उसके बाद वहां पर था कि जो औरतें हैं वो गाड़ी नहीं चला सकती। भाई गाड़ी चलाएंगे तो कहीं चले जाएंगे ना, ये डर था, तो वो भी उस पर से प्रतिबंध हटा दिया। तो ये जो संधि के समय हस्ताक्षर का दृश्य है बड़ा महत्वपूर्ण है। फिर उसमें एक दूसरा दृश्य है जिसमें ये सब लोग खड़े होकर फोटो खिंचवाते हैं। उसमें सऊदी अरब से केवल उसका जो तथाकथित राजकुमार है वो है सलमान, और तुर्की से जो उसका राष्ट्रपति है अर्दोआन, ये 2 ही लोग होते हैं। लेकिन पाकिस्तान से जो है 3 लोग हैं। शहबाज है, उसका जो स्वामी है वो मुनीर वो है, और एक विदेश मंत्री है। मुझे ये कहीं समझ में नहीं आया किसी भी प्रोटोकॉल के हिसाब से एक साथ ये 3 कैसे हैं और ये मात्र एक जो उसके राष्ट्र के हेड है। तो इससे ये संदेश जाता है कि पाकिस्तान में कौन हेड है ये आपको पता चल जाएगा उस चित्र से। एक और चित्र है जो अभी बहुत भ्रमण कर रहा है, वो क्या है कि जो संधि होती है, क्योंकि हम तो सरकार में थे तो हमने खूब देखा है, इसको कराए हैं, हस्ताक्षर करवाए हैं, तो उसका एक कवर होता है। जैसा देश है, जैसी परंपरा है, वैसे बड़ा सुंदर सा कवर होता है। तो उस कवर पे जैसे 3 हस्ताक्षर होने हैं तो 6 कवर वाले बनाए जाएंगे, क्योंकि एक प्रति एक व्यक्ति रख लेता है और एक प्रति जो है दूसरी जो पार्टी है वो रखता है। 3 वाले में तो हो सकता है 3 प्रतियां बनी। तो उसमें क्या था कि जो फोल्डर अर्दोआन के हाथ में है उस पर उसके देश का ध्वज का चिन्ह है, लेकिन जो सलमान के हाथ में है और जो शहबाज के हाथ में है वो ब्लैंक है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। क्यों महत्वपूर्ण है तो मैं बताऊं कि इस घटना के तुरंत बाद ईरान की प्रतिक्रिया है। ईरान की प्रतिक्रिया में जो उसका विदेश मंत्री है अरागची, उसने जो ट्विटर पे लिखा, तो आरंभ में तो उसने लिखा कि हम स्वागत करते हैं, बड़ा अच्छा हुआ है। लेकिन जो दूसरा पैरा है वो ये कहता है कि ये बड़ा अच्छा हुआ है कि बाहरी शक्तियों पर जो निर्भरता थी इस क्षेत्र की वो समाप्त हो गई, और हमें खुशी है कि आपस में ही आप लोग मजबूत हो जाएं और संसार में जो इस्लामी फोर्स है वो मजबूत हो जाए, ये लिखा। तो दूसरे पैरा से आपको कुछ संदेश जा रहा होगा, परंतु वहां का जो पार्लियामेंट्री जो सिक्योरिटी देखने का व्यक्ति है, असली में शक्ति उसी के पास है, वो IRGC के लोग होते हैं। उन्होंने भयंकर प्रतिक्रिया दी।
उन्होंने ये कहा है कि ये कागजी संधि है और ये संधि हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और एक चुनौतीपूर्ण भाषा में उसने कहा है कि ऐसी बहुत संधियां आपने देखी हैं, होती रहती है, और इस संधि का तो वैसे भी कोई मतलब नहीं, व्यावहारिक नहीं है, उसके कहने का आशय है। ये घटनाएं मैंने आरंभ में बताई। अब देखिए तीन कौन है। तीन जो देश मिले हैं उनमें सबसे पहले लीजिए सऊदी को। सऊदी नाम का, जैसे दीदी ने तो मुझे लगता है हजारों बार बात कही है, सऊदी नाम का कोई देश आज से 100 वर्ष पूर्व अस्तित्व में नहीं था, वो कोई देश ही नहीं था। और न ये जो परिवार जो शासन कर रहा है उसकी कोई विश्वसनीयता, उसका आधार शासन करने का वो भी शून्य। बाहरी तत्वों के कारण वो वहां पर शासन करने लगा, जैसे उस पूरे क्षेत्र में अन्य के साथ भी हुआ है, जॉर्डन के साथ भी हुआ। तो ये सऊदी अरब है। और सऊदी अरब एक ऐसा देश बना जो 1973 के पहले भिखमंगा था, पर्याप्त या भरपेट भोजन नहीं मिलता था, शिक्षा और बाकी चीज तो छोड़ दीजिए, अच्छा आवास निवास ये सब अकल्पनीय था। 73 के बाद वहां पर पैसे आने शुरू हो गए, पैसे आए तो वो पागल हो गया, ये कर लें कि वो कर लें, ये भी कर लें। तो उस धुन में उसने अपनी सैन्य क्षमता बढ़ाई। उसके पहले उसकी कोई सैन्य क्षमता नहीं थी। सैन्य क्षमता जो आज है उसकी, 7 अगस्त 2026 की बात कर रहा हूं, जिस दिन हस्ताक्षर हुआ, उस दिन उसकी क्या स्थिति? उसके पास कुल सैनिक जो हैं वो 2,47,000। जब आप सैनिक की संख्या देखते हैं तो मैं तो सरकार में रहा हूं, ये जो संख्या है ये बहुत कहिए कि ये छद्म संख्या है, क्योंकि जिनको आप सैनिक कहते हैं वो सारे सैनिक नहीं होते। उनमें नाई भी होते हैं, उनमें डॉक्टर भी होते हैं, उसमें तरह तरह के और सहयोगी होते हैं। चलिए मान लीजिए कि ये सैनिक ही है, तो 2,47,000। और सऊदी अरब का जो क्षेत्र है वो बड़ा विशाल है, किसी भी सीमा पर कहीं से भी वो क्या अपनी रक्षा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उसके अलावा इनके पास लगभग 1.5 लाख अर्धसैनिक बल है। तो अर्धसैनिक बल सामान्यतः सीमा पर लड़ने जाते नहीं है, वो उनका प्रशिक्षण भी ऐसा होता है कि आंतरिक होता है। तो उनके पास ये सैन्य शक्ति नहीं है। पैदल सेना की बात मैं कर रहा हूं, थल सेना की बात कर रहा हूं। तो इसने क्या किया, 70 के पहले तो इसके पास न कुछ था न कोई आवश्यकता थी। 73 के बाद जब पैसे आए तब इसने जो संबंध स्थापित किया वो दो देशों से किया, पहला अमेरिका, दूसरा पाकिस्तान। अमेरिका से इसने जो भी सैन्य सामग्री थी वो खरीदना आरंभ किया, चाहे वो हवाई जहाज हो, चाहे और भी बम हो, गोले हो, मिसाइल हो, जो भी ले सकता। और पाकिस्तान ने अपना जिसको कहते हैं मैन पावर सैनिकों का, वो क्योंकि ये तो दरिद्र देश है, इसके पास कुछ है ही नहीं सिवा मनुष्य के, और वो मनुष्य 24 घंटे बिकने के लिए तैयार रहता है। तो 1973 से ही पाकिस्तान 10,000, 12,000, 8,000 ऐसे सैनिक वहां भेजने लगा। पराकाष्ठा इसकी ये थी कि जो ये शासक दल है या परिवार कह लीजिए, बड़ा लंबा चौड़ा परिवार है, इन परिवारों की जो सुरक्षा है उस सुरक्षा व्यवस्था पर कई जो विद्वान है वो कहते हैं कि शाही परिवार को ही अपने लोगों पर भरोसा नहीं, क्योंकि तो तानाशाह है और परिवार में भी बंटवारा है, बटे हुए लोग हैं, और जो बटे हुए लोग हैं उन्हीं में से जो प्रमुख है वो उस पुलिस फोर्स के हेड माने जाते हैं। तो इनको अपने प्राण का संकट हर समय लगा रहता है। तो ये पाकिस्तान से जो है 10,000, 8,000, 12,000 ऐसे करके सैनिक बुलाते हैं जो इनकी रक्षा में लगे होते हैं, क्योंकि हमारे लिए सोचना जो है हमारे बुद्धि से परे है कि जो पाकिस्तान का आर्मी जनरल, सोचिए इतना बड़ा अधिकारी, सेनाध्यक्ष, वो जो रिटायर होता है तो वो एक प्रकार से कहिए कि
होम गार्ड बनता है। होम गार्ड में शब्दार्थ के लिए कह रहा, मतलब राजा के होम का गार्ड बनता है। अभी भी राहिल शरीफ पाकिस्तान का आर्मी जनरल रहा था, वो उसके पैलेस का मतलब उसका गार्ड है, या गार्ड प्रमुख कह लीजिए। राहिल शरीफ जो सेनाध्यक्ष था, हम एक भारतीय के नाते हम उसको समझ भी नहीं सकते कि ये कैसा संबंध है, कैसा रिश्ता है। तो पाकिस्तान ये सप्लाई करता रहा है। उसके बाद में उसने हवाई जहाज वगैरह जो लिया, वायुयान एयरफोर्स का, तो उसमें सारे पायलट पाकिस्तानी होते थे। पायलट जो ट्रेनिंग कराता था वो पाकिस्तानी होता था। उसके पास कुछ था ही नहीं सऊदी अरब। लेकिन यहां पर एक और बड़ी बात, मान लीजिए उसको सब कुछ हो भी जाता तो सऊदी अरब क्या कर लेता? सऊदी अरब की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि उसका जब से अस्तित्व है तब से लेके आज तक उसने कोई युद्ध ही नहीं किया है। और बिना युद्ध की जो सेना होती है ना, वो आपको डराती अधिक है। और इसीलिए जो वो शाही परिवार है अपनी ही सेना को लेके आश्वस्त नहीं, क्योंकि वो सीमा उसने नहीं देखी। उसने देखा ही नहीं कि यदि सामने से बंदूक चले तो हमारी क्या प्रतिक्रिया होगी। तो जब पाकिस्तानी फौज वहां रहती है तो उनका आत्मविश्वास बना रहता है, क्योंकि पाकिस्तान और करे या ना करे अपने देश के अंदर और भारत की सीमा पर, अब तो अफगानिस्तान की सीमा पर भी चल रहा है, वो इधर उधर उलझता रहता है। उसके सैनिक रात दिन उलझते रहते हैं। तो उनको बचना मारना जो भी है कुछ तो आता है उनको। तो ये जो है इसकी कथा है पाकिस्तान और सऊदी अरब का संबंध। दूसरा, पाकिस्तान जो है परमानेंट दरिद्र देश, तो सऊदी अरब के सामने इसका जो भिखमंगिया कटोरा है वो स्थायी रूप से उपस्थित होता है उसके टेबल पर, स्थायी रूप से वो कटोरा हटता ही नहीं। तो कटोरे में क्या आता है ये जानिए। जब ये तेल खरीदता है, जैसे भारत तेल खरीदता है, भारत 30-40 देशों से तेल खरीदता है, और भारत सरकार को तो पता भी नहीं होता, क्योंकि कंपनी है, बड़ी बड़ी कंपनी है, और वो कंपनी 24 घंटे डील करती रहती है और वहां से तेल आता रहता है, उसका पेमेंट जाता रहता है। पाकिस्तान चूंकि भिखमंगा है, उसकी कंपनी के पास पैसा नहीं है, तो स्थायी रूप से वो भिखमंगी करता है सऊदी अरब के साथ। वो कहता है आप हमें तेल दीजिए और इस पैसे को कहीं नोट कर लीजिए, ये हम आपको किस्तों में देंगे, 10 साल में लौटाएंगे, 15 साल में। कभी कभी ये भी हालत हो जाती है कि बहुत साल बीत गए तो कहता है कि 2-4 साल आप ऐसे ही माफ कर दीजिए, जिसको कहते हैं रोल ओवर करना, ये करना, वो भी कर दीजिए। उसके अलावा जब इसके इसके अपनी निधि में जो फॉरेन एक्सचेंज है वो घटता है, तो फिर ये कटोरा लेके पहुंच जाता है कि $1 बिलियन दे दीजिए। वो रुपया आपका रखा रहेगा, रिजर्व के लिए रखा रहेगा पाकिस्तान के बैंक, क्योंकि वो नहीं रहेगा तो वो व्यापार नहीं कर सकता पाकिस्तान। ये भी वो देता रहता है बीच बीच में। इस प्रकार से आप समझिए कि धन के लिए पाकिस्तान सऊदी अरब पर निर्भर देश, वो उसकी निर्भरता हटी कि पाकिस्तान गया, जिसको हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक्स की भाषा में बैलेंस ऑफ पेमेंट मेंटेन करने की। और ये मेंटेन कब से हो रहा है? तो 30-40 वर्षों से हो रहा है। ऐसा संबंध है सऊदी अरब का। अब हाल में क्या हुआ है, ईरान वाली जो स्थिति है, यमन जो है ईरान के बगल में, उसकी सीमा सऊदी अरब से लगती है। यमन बिल्कुल एक भिखमंगा, कहिए कि नंग धड़ंग का देश है, वहां कुछ है ही नहीं। आज का भोजन दोपहर को क्या होगा वो भी उनको नहीं पता, इतने दरिद्र हैं वो। तो वो 24 घंटे लड़ते ही रहते हैं, वो सऊदी अरब से उलझे रहते हैं। तो सऊदी अरब को ये लगने लगा कि भाई ये तो कभी कभी ऐसे ही हमारी किसी रिफाइनरी बम मार देता है, तो हम क्या करें। तो इसने फिर पाकिस्तान से सहायता लेके कि भाई सीमा पर तुम्हारे सैनिक खड़े रहेंगे और हम यहां से बटन दबाएंगे, अमेरिकी मिसाइल मार देंगे, हमको कुछ नहीं करना। ये कार्य पिछले 4-5 वर्षों से सऊदी अरब कर रहा है, लेकिन उससे भी कोई सैन्य प्रशिक्षण उसको नहीं हो रहा, क्योंकि आप तो ड्राइंग रूम में बटन दबा के कर लेते हैं, वो युद्ध नहीं है। तो ये जो ईरान और हूती वाला जो मामला है, उससे सऊदी अरब 24 घंटे डरा रहता है। अब ये जो लड़ाई है ईरान और इसकी, ये भयंकर लड़ाई है।
ये 1400 सालों से चलने वाली लड़ाई है, क्योंकि सऊदी अरब अपने आप को मक्का और मदीना के कारण सुन्नियों का एक प्रकार से सिरमौर या सम्राट मानता है, मुखिया मानता है। औपचारिक रूप से खलीफा नहीं है, परंतु अनौपचारिक रूप से वही मानता है। ईरान दूसरी ओर शिया के लिए सबसे बड़ा देश है, और शिया और सुन्नी में कैसी भयंकर लड़ाई है वो अधिक बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सुन्नी शिया को मियां नहीं मानते और शिया सुन्नी को मियां नहीं मानते। दोनों का एक दूसरे पर आरोप ये है कि ये अशुद्ध है, ये निकृष्ट है, इसको इस्लाम से कोई लेना देना नहीं। ये जो नमाज पढ़ते हैं उनका तरीका अलग है, मस्जिद अलग है, इनका सब कुछ अलग है। भारत में भी जो वक्फ बोर्ड है वो अलग है। आप देखेंगे लिखा रहेगा शिया बोर्ड, सुन्नी बोर्ड। इतनी भीषण भेदभाव है, असमानता है। तो ये एक कारण है झगड़े का, बहुत बड़ा भयंकर कारण। दूसरा क्या है कि ये जो तीन मिले हैं, अब तुर्की के विषय में बताएं, ये तीनों तानाशाह है। अर्दोआन भयंकर तानाशाह है, सऊदी में तो कहने की आवश्यकता ही नहीं है, पाकिस्तान भी तानाशाह है। तो ये तीन सुन्नी मुसलमान और तीनों तानाशाह वो एकत्रित हो गए, और तीनों दावा करते हैं एक तरफ से कि एक एक प्रकार के इस्लाम का केंद्र है। सऊदी अरब के पास मक्का मदीना है, लेकिन तुर्की के पास उस्मानी का वो उत्तराधिकारी है। वो कहता है मक्का मदीना भले उसके पास चले गए होंगे, लेकिन जो खिलाफत है वो तो हमारी है। पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब, वो कहता है कि ये ला इलाहा इल्लल्लाह जो है कलमा के बेसिस पर तो एक ही देश बना है संसार में, उसका नाम पाकिस्तान, और उसके पास इस्लामी न्यूक्लियर पावर जो किसी मुसलमान देश के पास नहीं। ये देखिए कैसा इनका आपस में ये, और ये तीनों अमेरिका के घोर चमचे हैं, इतने बड़े चमचे कि बिना अमेरिका की चमचागिरी के इनका प्रातः काल का जलपान नहीं होगा, दोपहर का भोजन नहीं होगा, रात्रि भोजन नहीं होगा। सऊदी अरब का पूरा जो डिफेंस सिस्टम है वो अमेरिका को उसने मॉर्गेज किया हुआ है। तुर्की जो है वो नाटो का सदस्य है, और वैसे भी यूरोप वो जाना चाहता है, कहता है यूरोप का हम सदस्य बनना चाहते हैं। यूरोप वाला लात मार दिए, बात दूसरी है। तो वो अमेरिका का वैसे ही चमचा है, और पाकिस्तान तो अमेरिका पर ही सब कुछ है उसका। 3A कहते हैं पाकिस्तान को अब तक चला रहे, और सच बात है कि दुर्भाग्य है, अल्लाह, अमेरिका और आर्मी, तो उसमें अमेरिका जो है ना वो पहले आता है। आप कहिए अमेरिका, अल्लाह और आर्मी। अमेरिका जो है अल्लाह के भी ऊपर है। ये तीनों देशों में समानता है। अब ये तीनों देश मिलकर क्या कर लेंगे, ये विचार कर लीजिए। तो इनका पहला कहना यह है कि भाई हम तो कोई दूसरा देश हम पर आक्रमण करेगा, एक पर करेगा तो वो तीनों पर मान लिया जाएगा। अब कल्पना कीजिए कि हमारा ऑपरेशन सिंदूर भारत सरकार ने या हमारी सेना ने एक बार नहीं सैकड़ों बार कहा है कि उस पर हमने पॉज दिया हुआ, वो नहीं खत्म हुआ। कल को मान लीजिए भारत सरकार उसको शुरू कर देती, तो ये जो तीनों हैं ये क्या मानेंगे कि पाकिस्तान पर जो भारत का आक्रमण हुआ है वो उस युद्ध की निरंतरता में है, या नया युद्ध ये लोग मानेंगे, और क्या ये मानेंगे कि ये आक्रमण भारत ने जो किया है वो तुर्की और सऊदी अरब पर है और इसलिए वो उस प्रकार से कुछ करेंगे, ये प्रश्न है। और भारत को एक मिनट के लिए छोड़ दीजिए, अफगानिस्तान पर निरंतर पाकिस्तान आक्रमण कर रहा है, उसका उत्तर अफगानिस्तान दे रहा है। तो मान लीजिए 7 अगस्त को ये हुआ है, आज ही रात में यदि अफगानिस्तान उस पर आक्रमण करता है तो क्या माना जाएगा, वो आएंगे दोनों, ये प्रश्न है। हमें पता नहीं है कि इसका क्या होगा आगे, परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि ये तीनों एकत्रित क्यों हुए। तो समय जो आज का है वही हमको बहुत कुछ संकेत देता है। ईरान ने
कई बार सऊदी अरब पर मिसाइल मारा इस अमेरिका और इजराइल के युद्ध के दरमियान। जितनी बार भी ईरान ने उस पर मारा है, वो सऊदी अरब घबरा जाता है। सऊदी अरब के पास डिफेंस सिस्टम उतना मजबूत नहीं है, सीमा पर किसी को भेज नहीं सकता लड़ने के लिए, तो करे तो क्या करे, डरा हुआ देश है, सामा हुआ देश है। तो तुर्की जो है आज के संसार में ड्रोन टेक्नोलॉजी उसकी बड़ी उन्नत है। उसी के ड्रोन पाकिस्तान ने हमारे ऑपरेशन सिंदूर के समय चलाए। तो जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी है उसमें तुर्की का अच्छा खासा हाथ। तो सऊदी अरब चाहता है कि मिलिट्री टेक्नोलॉजी हमको तुर्की से मिल जाएगी और मरने के लिए जितने मनुष्य चाहिए वो पाकिस्तान दे देगा। ऐसा भी हो सकता है कि हम 50,000 मांग ले, 50,000 भी दे देगा, क्योंकि पाकिस्तान की जो के सैनिक जाते हैं तो 1,000 पता नहीं कितना रेट है उसका, 1,000-1,200 ऐसे करके डॉलर देता है सऊदी अरब, उसी से पाकिस्तान बम बम हो जाता है। उसको मनुष्य के मरने से कोई मतलब भी नहीं, कितने भी मर जाए। तो ये मूलतः इसके केंद्र में सऊदी अरब है। तो सऊदी अरब को किससे खतरा है? तो इसको खतरा है ईरान से। और चूंकि ये तीनों सुन्नी फोर्स, इसलिए सबसे बड़ा संकट ईरान के लिए है और ईरान के सहयोगियों के लिए है। ईरान, हूती, हिजबुल्ला, हमास, इस सब के लिए। उधर हमास को, हिजबुल्ला को तो अकेले इजराइल है उसने नियंत्रित कर लिया है, लेकिन हूती और ईरान जो है ये दोनों इधर आ जाते हैं। तो सऊदी अरब का जो गिरा हुआ आत्मविश्वास है, उस आत्मविश्वास को उठाने में अवश्य ये जो संधि है वो सहायता करे। परंतु मैं सहमत हूं ईरान के इस वक्तव्य से कि ये संधि कागजी है, क्योंकि यदि ये कागजी नहीं होती तो कुछ और मतलब होता है। सचमुच कोई लड़ने जाता, जैसे नाटो में है। नाटो में यही उसका जो आर्टिकल 5 है वो यही कहता है कि एक पर अटैक किया आपने तो सब पर माना जाएगा, और ऐसा नाटो ने इतिहास में किया है। एक पर अटैक हुआ, उस सबने उसको उसकी छुट्टी कर दी है, उसे लड़ा। उनका इतिहास से कहता है। इनका अभी वर्तमान ही क्या है वो पता नहीं। तो अब आप समझिए कि पिछले कई महीनों से जब से ईरान उसको मार रहा है, मिसाइल मार रहा है, तो पाकिस्तान में तो पिछले साल ये संधि हो गई थी पाकिस्तान सऊदी अरब में, तो पाकिस्तान उसका क्यों नहीं आया? प्रश्न एक है। क्योंकि पाकिस्तान की सबसे बड़ी समस्या क्या है? 900 किलोमीटर की उसकी सीमा ईरान से जुड़ी है, और ये जो 900 किलोमीटर है ये वस्तुतः पाकिस्तान नहीं है, बलूचिस्तान है। जो पाकिस्तान का असली टेटुआ है वो ईरान के हाथ में है। वो वैसे भी हवा देता रहता है इसको, लेकिन जिस समय हवा अधिक बढ़ा देगा तो वैसे ही टूटा हुआ है। 80-85-90% हिस्सा तो बलूचिस्तान का वैसे स्वतंत्र है, उस पर पाकिस्तान का कोई शासन नहीं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी प्रकार का नहीं। तो बलूचिस्तान निकल जाएगा ईरान के पास उसका ये तो प्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान वो ऐसा रिस्क ले ही नहीं सकता कि ईरान से लड़े या लड़ता हुआ दिखे। तो उसने एक वक्तव्य जारी किया। उसने कहा देखिए ये जो हूती है उसको हम ठीक कर देंगे। अब हूती मार रहा है सऊदी अरब को, अब लोग पूछ रहे कि तुम हूती क्यों नहीं मार रहे हो? तो पाकिस्तान देखिए क्या देश है, वो कहता है वो नॉन स्टेट एक्टर है। अरे भाई यमन में तो स्टेट ही नहीं है, वहां तो जो है सारे नॉन स्टेट है। तो पाकिस्तान की ऐसी दुर्गत है कि मैं बता नहीं सकता। और सऊदी अरब को क्या देखकर, क्या सोचकर पाकिस्तान पर भरोसा हो रहा है, जिसे कहते हैं ना कि एक लोभी और पापी दोनों का यदि गठबंधन हो जाए, आप सोचिए कौन किसको क्या देगा। तो सऊदी अरब को बस इतना है कि विश्वास हो जाए कि चलो एक ये लोग हैं, ये मरने के लिए तैयार हैं, ये मर लेंगे हमारे लिए। इसके अतिरिक्त जो इनका गठबंधन है वो केवल और केवल ईरान को या उसकी जो शिया शक्ति है उसको समाप्त करने के लिए, क्योंकि इसमें तुर्की भी है, पाकिस्तान भी है और सऊदी अरब भी है। और पाकिस्तान में जो ये शरीफ है, जब युद्ध चल रहा था उस समय पाकिस्तान के शियाओं ने खूब चिल्ला के आवाज देके, जैसे भारत में किया था, छाती पीट के
उनके नेताओं को बुलाया था मुनीर ने और कहा था कि यदि आपको इतना कष्ट है पाकिस्तान में तो हमारी सीमा खुली, आप ईरान जा सकते हैं। मतलब शियाओं के लिए मुनीर के पास कोई सहानुभूति का शब्द नहीं था, जबकि इसकी पत्नी शिया है और ये अपने आप को ईरान का दामाद मानता है। ये बड़ा रोचक चक्कर है उसमें, क्योंकि वो दोनों पानी मारता है। जब सुन्नी की बारी आती है तो आगे हो जाता है, जब शिया से कुछ लेना होता है तो अपनी बीवी के नाम पर आगे कर देता है कि मैं तो आपका दामाद हूं, आपकी मेरी जो वो है बीवी है वो तो यही की बेटी है, ऐसे कहता है। तो हम और आप कल्पना नहीं कर सकते कि कितना गिरा पड़ा हाल है और इस संधि का कोई विशेष मुझे अर्थ नहीं समझ में आता। एक चीज हमारे लिए अच्छी है कि हमारे जो ये अधर्मी हैं, मियाँ हैं, ये आपस में लड़ते रहें, मरते रहें, हम किनारे बैठ के इनको देखते रहें, क्योंकि इनको तिरोहित होना है। इनका पराभव जो है गणितीय सूत्र है, अवश्यंभावी है। अब ये 2 साल में हो, 4 साल में हो, हमारा कार्य इतना ही है कि वो यज्ञ चल रहा है, हम भी थोड़ा सा घी डालते रहें ताकि उसकी ज्वाला है वो कम न हो।